नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हम कृषि टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे पहले हमने कई सारे टॉपिक पढ़े जैसे जलवायु, नदियाँ, झीलें, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आज हम एक नया टॉपिक हम प्रारंभ करना चाहेंगे। वो टॉपिक जो है भारत में कृषि से ही कनेक्ट समझ लीजिए, उसी से संबंधित है। जैसे सिंचाई, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कृषि में। तो आज उसको हम यहाँ पढ़ेंगे नए टॉपिक को, जिसका नाम है सिंचाई। और सिंचाई के साथ साथ कौन कौन सी भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वो भी हम देख लेंगे। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो ये वाला टॉपिक आज हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं पृथ्वी की। सबसे पहले पृथ्वी पर यदि हम बात करें तो दो चीजें हैं, एक तो जल और एक स्थल। जल भाग जो महासागर के रूप में फैला हुआ है और स्थल भाग जो भूमि के रूप में जिस स्थल पर हम रहते हैं भूमि पर, वो है। अब कुल पृथ्वी पर जल जो है वो लगभग 71% भाग पर फैला हुआ है, यानी पूरी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या है? जल। महासागर और सागर के रूप में आपने देखा होगा, तो 71% भूमि तो केवल जल से घिरी हुई है, जो कि महासागर के रूप में। बात करते हैं स्थल की। स्थल भाग जो है 29% भाग पर है। ये हम पृथ्वी के संदर्भ में देखते हैं। अब इस 29% भाग पर जो स्थल है उस पर जो जल उपस्थित है नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में, वह हम इस्तेमाल करते हैं, यानी मानव के लिए उपयोगी होता है। और उसी जल को मानव सिंचाई के रूप में भी कृषि में प्रयोग में लेता है। तो हम बात करेंगे उसी चीज की। तो ये तो बात हुई पृथ्वी की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर पृथ्वी पर स्थल भाग है। बात करते हैं जल। जल भी एक संसाधन है और बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन। इस जल संसाधन की हम बात करते हैं। यह जल संसाधन भी दो प्रकार का है। जल संसाधन भी मुख्यतः दो प्रकार का है, धरातलीय जल और भूमिगत जल। धरातल पर जो स्थित है, जो हमें नजर आता है, और एक भूमि के अंदर जो है। धरातल पर भी दो प्रकार का जल देख सकते हैं हम, प्रवाहित और स्पष्ट जो है, और एक होता है अप्रवाहित। तो प्रवाहित में जैसे नदियां आ गई, नदियों को ले सकते हैं प्रवाहित में। इसी में झीलें भी आप ले सकते हैं, और क्योंकि स्पष्ट हैं झीलें भी स्पष्ट हैं, तालाब आप ले सकते हैं। ये सब प्रवाहित या स्पष्ट रूप से जो हमें नजर आ रहा है वह है धरातलीय जल, नदियों के रूप में, झीलों और तालाबों के रूप में। अप्रवाहित में हिम यानी बर्फ के रूप में जो जमा है, जैसे हिमालय पर जमा हुआ है, यूरोप के अल्प्स पर्वत पर है, ऐसे जो शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध है वहाँ पर बर्फीले पहाड़ होते हैं, वहाँ पर बर्फ या हिम के रूप में जमा हुआ है। तो ये भी एक जल का ही भाग है, हिम के रूप में है, यानी ये जमा हुआ है। जमा के रूप में है, बर्फ और हिम के रूप में। फिर भूमिगत की बात करते हैं हम। भूमि के नीचे धरातल में हम जैसे आप देखते हैं कि बोरिंग वगैरह हम करते हैं तो जल आता है, तो वो जल क्या है? भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है। अब ये कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है, तो या तो ज्यादा हो सकता है कहीं पर कम। जहाँ ज्यादा होता है वहाँ अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है बोरिंग के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से। भारत में नलकूप सिंचाई का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन भी है। कहीं कम है तो वहाँ पर उतना उपलब्ध नहीं हो पाता, या उसे निकालने में भी कई जगह परेशानी होती है।
तो इस प्रकार जल संसाधन मौजूद है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई की हम बात करते हैं तो सिंचाई क्या है उसे समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई सिंचाई में हम क्या करते हैं कि जो खेत हैं, खेतों तक हम क्या करते हैं, जल पहुंचाना, खेतों तक जल पहुंचाना। और वो भी ये पूरी व्यवस्था जो है एक प्रकार की कृत्रिम व्यवस्था है। यानी खेतों तक जो जल पहुंचाने की एक कृत्रिम व्यवस्था है उसे ही सामान्य रूप से क्या कहते हैं, हम सिंचाई व्यवस्था कहा जाता है। अब वो हम नहरों के माध्यम से पहुंचाते हैं कि हम नलकूपों के माध्यम से, वो एक अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। तो खेतों तक, खेत या जिसे हम जोत भी कहते हैं, तक जल पहुंचाना की कृत्रिम व्यवस्था को सामान्य रूप से सिंचाई कहा जाता है। अब सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? देखिए, भारत में जो कृषि है मानसून पर निर्भर है। अब मानसून पर निर्भर है कृषि, तो कहीं पर वर्षा अधिक होती है और कहीं पर कम होती है। जहां कम होती है वहां तक तो जल पहुंचाना ही है, और मान लीजिए कहीं पर ज्यादा होती है तो अधिकांश जल काफी मात्रा में बह जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है जल। अब मानसून से आप पूरी तरह से कृषि पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हर फसल के लिए अलग अलग पानी की मात्रा चाहिए होती है। मानसून भी कुछ ही महीनों तक भारत में रहता है, जैसे 3 महीने या 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी वर्ष भर जल की उपलब्धता कैसे होगी, तो उसके लिए फिर आवश्यकता पड़ती है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए मान लीजिए कभी मानसून कम है तो फिर क्या होगा, सिंचाई कम होगी। मानसून कम तो सिंचाई भी कम होगी, तो जल की आवश्यकता बढ़ जाएगी, और जल की आवश्यकता बढ़ेगी तो हमें एक कृत्रिम व्यवस्था बनानी होगी ताकि हम खेतों तक पानी पहुंचा सकें। तो वही व्यवस्था जमाना ही आपके सिंचाई व्यवस्था स्थापित करना है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी क्यों है इसकी आवश्यकता, क्योंकि हमारी कृषि मानसून पर निर्भर है, उसको वर्ष भर जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि मानसून भी कम होता है कई बार, तो सिंचाई भी कम हो जाती है। तो जल की उपलब्धता या बनाने के लिए, जल उपलब्धता बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए यह कृत्रिम व्यवस्था बनाई गई है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि भारत में कौन कौन से सिंचाई के साधन हैं। तो सिंचाई के महत्वपूर्ण साधनों में हम देखते हैं, सबसे पहले सिंचाई के प्रमुख साधन। सिंचाई के प्रमुख साधनों में जो कि भारत में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कुएं व नलकूप। नलकूप जिसे आप बोरिंग भी कहते हैं, गांव में बोरिंग व्यवस्था, जो पानी को जमीन से पाइपों के माध्यम से निकाला जाता है वह। फिर नहरें, फिर तालाब और अन्य। तो नलकूप है, नहरें बनाई गई हैं, तालाब बनाए गए हैं। तालाब कई जगह प्राकृतिक भी होते हैं या जलाशय होते हैं, और अन्य भी कई प्रकार के छोटे मोटे साधन हैं, जैसे टैंकरों के माध्यम से या किसी प्रकार की कृत्रिम व्यवस्था के माध्यम से। अब भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कृषि हो रही है वो होती है कुएं या नलकूपों से, जो कि लगभग 62% के आसपास है। 62% जो हो रही है
वो हो रही है कुएं व नलकूपों के माध्यम से। भारत में नहरों से लगभग 24% और तालाबों से लगभग 3% भाग पर कृषि होती है। तो ये तो कुछ भाग हुए, और अन्य प्रकार से हम ले सकते हैं कि लगभग 11% अन्य प्रकार के छोटे छोटे कई स्थानीय रिसोर्स या स्थानीय कृत्रिम व्यवस्था हो सकती है। तो इस प्रकार ये व्यवस्था है। कुएं नलकूप की बात करें तो कुएं और नलकूप सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, कुएं एवं नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो उत्तर प्रदेश। ऐसे ही नहरों से सतलज गंगा का मैदान जो है नदियों का, यहाँ पर नहरों के माध्यम से काफ़ी सिंचाई होती है। ऐसे ही तालाबों से देखें हम तो प्रायद्वीप भारत में तालाबों के माध्यम से काफ़ी सिंचाई होती है। तो ये कुछ प्रमुख सिंचाई के साधन हैं। इसमें से हम कुछ भारत की प्रमुख नहरें भी पढ़ेंगे बाद में, वो भी हम समझेंगे कौन कौन सी प्रमुख नहरें हैं, उसकी भी हम एक लिस्ट बना लेंगे। तो आशा है कि आपको बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। तो ये सिंचाई के साधन है, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन सी हमारे यहाँ सिंचाई परियोजना है, वो भी हम देख लेते हैं। भारत में सिंचाई परियोजना, कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं भारत में, वो भी हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सिंचाई परियोजनाएं देखें तो एक तरह से हम 4 प्रकार देख सकते हैं। पहला है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो कि व्यापक स्तर पर फैली होती हैं। फिर होती है वृहद सिंचाई परियोजनाएं। फिर मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, और सबसे छोटी होती है लघु सिंचाई परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिन परियोजनाओं का उद्देश्य एक से अधिक हो या कई सारे हो, का उद्देश्य एक से अधिक हो या कई सारे हो, कई सारे उद्देश्य हो, तो हम उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। जैसे एक ही परियोजना से कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए, जैसे इनको हम कहते हैं अंग्रेजी में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम और लिटिल या स्मॉल कहेंगे उन्हें हम सिंचाई परियोजना। तो इसमें अब क्या क्या शामिल है? जैसे सिंचाई तो आप करेंगे ही सही, जल का प्रयोग आप बिजली बनाने में भी हो सकता है, और जल विद्युत भी आप बना सकें। जल विद्युत ही बनती है पानी से, पेयजल उपलब्ध हो जाए, पशुपालन में आप उपयोग में ले सकें जल, इसका पशुपालन में भी ले सकें, उद्योगों को जल उपलब्ध हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा मरुस्थल रोकथाम में जल काम में आए,
वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण में आपके जल काम में आ सके। और कई सारे हैं जैसे मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण, जिसके मृदा संरक्षण के लिए किया जाता है, मछली पालन। तो इस प्रकार कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो ऐसी परियोजना जिनका उद्देश्य इतने सारे हैं उनको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। काफ़ी व्यापक स्तर पर ये फैली होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, कभी कभी 2 या 3 राज्य, 4 राज्यों में भी फैली होती है। ऐसी परियोजनाओं को हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट है उनका पर्पस जो है वो है ही मल्टीपल है, यानी मल्टीपल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, इन्हें हम कहेंगे। वृहद सिंचाई परियोजना, इनकी बात करते हैं। अब जिन सिंचाई परियोजनाओं में सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो वो वृहद सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं। यानी जो सिंचित क्षेत्र है, यदि वो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई कर रहा है किसी भी भाग पर, तो उसे हम वृहद सिंचाई परियोजना कहेंगे। ऐसे ही मध्यम सिंचाई परियोजना में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर, यदि सिंचित क्षेत्र 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में तो हम मध्यम सिंचाई परियोजना कहेंगे। और लघु सिंचाई परियोजना में 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल, इससे भी कम होगा, 2,000 हेक्टेयर से भी कम का क्षेत्रफल पर यह सिंचाई करता होगा तो हम कहेंगे कि यह लघु सिंचाई परियोजना है। ज्यादातर कुएं, नलकूप, तालाब वगैरह इसी में आते हैं, लघु सिंचाई परियोजना में ही आते हैं। छोटी नहरें वगैरह इसमें काफ़ी सारी आ जाती हैं, वो भी हम देखेंगे। तो बड़ी बड़ी परियोजना भी काफ़ी कम है भारत में भी। ज़्यादातर लघु सिंचाई या मध्यम सिंचाई परियोजना बहुत ज़्यादा है। हालांकि वृहद सिंचाई परियोजना भी है, जैसे राजस्थान में हमारे इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना काफ़ी बड़ी सिंचाई परियोजना है, वो भी हम राजस्थान के भूगोल में पढ़ेंगे बाद में। तो 10,000 से ज़्यादा हो तो वृहद सिंचाई परियोजना, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में हो सिंचाई क्षेत्र तो मध्यम सिंचाई परियोजना, और 2,000 हेक्टेयर से भी कम हो तो लघु सिंचाई परियोजना। अब यहां पर 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन प्रारंभ किया गया था 2010 में भारत सरकार द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि कब चालू किया गया था ये मिशन, तो ये मिशन प्रारंभ किया गया था 2010 में, और अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई थी कृषि क्षेत्र में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए। इसको हम बाद में भी लिख लेंगे, कौन कौन सी योजनाएं नई नई आई उसमें हम लिख लेंगे, पर यहाँ पर मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक तो राष्ट्रीय लघु मिशन हुआ 2010 में प्रारंभ, और 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू हुई, जो कि महत्वपूर्ण योजनाएं थी भारत में। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुउद्देशीय परियोजना, वृहद सिंचाई, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना। अब यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ेंगे कि बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं जो कि आपके बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हम सबसे ज़्यादा देखेंगे। उसके अलावा कौन सी नहरों से है, अब नहरों से है
और कौन कहाँ कहाँ पर तालाबों से ज़्यादा है वो भी हम देख लेंगे, कौन कौन सी प्रमुख नहरें हैं वो भी देख लेंगे। अगर आपको समझ में आ ही जाएगा कि अगर बड़ा क्षेत्रफल कवर करती है तो वृहद सिंचाई हो जाएगी, छोटा होगा तो मध्यम और लघु हो जाएगी, वो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले वीडियो में हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत में महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा की दृष्टि से समझना भी जरूरी है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।